देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। दिंडोशी में वन विभाग के रहिवासियों के लिए बिजली पानी पर सियासी संग्राम। मालाड पूर्व के अप्पापाड़ा में शिवसेना शिंदे गुट की विशाल जनसभा। सांसद रविंद्र वायकर और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने सुनील प्रभु पर साधा निशाना। मुंबई दिंडोशी में वन विभाग के रहिवासियों की समस्याओं को लेकर राजनीति गर्मा गई है। महारानी सईबाई स्कूल अप्पापाड़ा में आयोजित विशाल जनसभा में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर और शिवसेना मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद संजय निरुपम ने स्थानीय आमदार सुनील प्रभु पर जमकर हमला बोला। इस जनसभा में संजय निरुपम ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील प्रभु और उनके समर्थक जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं कि वन विभाग के निवासियों को जो नोटिस मिला है वह मेरी वजह से मिला है। सुनील प्रभु और उनके समर्थकों का कहना है कि मैंने अदानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म भरवाने शुरू किए, इसलिए वन विभाग के लोगों को घर तोड़ने का नोटिस मिल गया है। संजय निरुपम ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि असली खेल बिजली और पानी माफिया का है, जिसे आमदार सुनील प्रभु का संरक्षण प्राप्त है। संजय निरुपम ने दावा करते हुए कहा कि मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, वन विभाग के लोगों को सरकार से मूलभूत सुविधाएं दिलाकर ही रहूंगा और मैं अपना वादा निभा रहा हूं। लेकिन यह बिजली और पानी माफिया नहीं चाहता कि जनता को उनका हक मिले, इसलिए ये लोग डर और अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सांसद रविंद्र वायकर ने भी खुलकर समर्थन दिया और कहा कि जिसने हमें वोट दिया और जिसने हमें वोट नहीं दिया वो सब भी हमारे भाई बहन हैं। मैं किसी जाति धर्म का सांसद नहीं बल्कि सबका सांसद हूँ और आप सबका लोक प्रतिनिधि हूँ। और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कहते हैं कि हर नागरिक को बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, तो मैं भी वही करूंगा। वायकर ने ऐलान किया कि सोमवार को दोपहर 12 बजे वह अर्बन डेवलपमेंट के सचिव असीम गुप्ता से मुलाकात करेंगे और वन विभाग के निवासियों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। इस सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने संजय निरुपम और रविंद्र वायकर के इस समर्थन पर जोरदार तालियां बजाई। दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, वरिष्ठ शिवसेना नेता कृष्णा देसाई, समाज सेवक मिथुन सिंह, शिवसैनिक अरुण गुप्ता, अमित स्वामी, ब्रिजेश सिंह, मुन्ना यादव, संदीप डांगे, पंकज तिवारी, शिवसैनिक अमित राय, गोविंद राठौड़, प्रदीप सिंह, किशन पांडे और शिवसेना के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी सभा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले हफ्ते यहीं पे इसी हॉल में दिंडोशी विभाग के नवनिर्वाचित जो आमदार साहब हैं वो एक दुष्प्रचार करके गए थे कि जिस तरीके से मैं संजय निरुपम के विशेष पहल पे वन जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए बिजली के मीटर का एप्लीकेशन देने का अभियान शुरू हुआ है, उससे नाराज होकर के वन विभाग ने सबको नोटिसें भेजी और सबका घर तोड़ने जा रहे हैं। वो जो झूठ का प्रचार था, वो जो दुष्प्रचार है, उसके खिलाफ आज यहाँ पर मीटिंग ली गई है। मैं आमदार साहब को और डोंगर पे रहने वाले तमाम जो रहिवासी हैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी लोगों का घर सुरक्षित है। हाँ, कुछ दुकानें हैं जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है वो टूट सकते हैं, किसी का घर नहीं टूटने दिया जाएगा। घर तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सर्वे करने के लिए वन विभाग ने नोटिस दी है। नोटिस इसलिए दिए क्योंकि हाईकोर्ट ने उधर से उनको आदेश दिया है। तो मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से जो नोटिस आई है उसका और अदानी इलेक्ट्रिसिटी में जो लोग मीटर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका, दोनों का कोई लेना देना नहीं, दो अलग अलग विषय है। लेकिन चूंकि आमदार साहब और उनके तमाम जो चमचे हैं वो डोंगर पर पानी माफिया और बीज माफिया से हफ्ता वसूलते हैं, इसलिए उनका धंधा बचाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डोंगर पर रहने वाले लोगों को बिजली का मीटर न मिले। मैं उनके पूरे प्रयास को फेल कर दूंगा, एक एक को बिजली का मीटर मिलेगा और उसके बाद डोंगर पर रहने वाले हर रहिवासी के घर में अपना हक का, पानी का, बीएमसी का, म्युनिसिपैलिटी का नल भी लगेगा। यह इंतजाम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए आमदार साहब को। 10 साल से इस विभाग के आमदार हैं, लेकिन आज तक यहाँ के गरीब लोगों की सेवा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, बल्कि सिर्फ जो बिजली और पानी माफिया सिर्फ उसको संरक्षण देने की दुकान चलाई। आज मैं भले हार गया हूँ, लेकिन
डोंगर पे रहने वाले एक एक घर को पानी, बिजली, रास्ता देने का मेरा जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में अंततः कामयाबी मिलेगी और हर घर में खुशहाली आएगी। इसके लिए क्या पर्याय होगा, क्या विकल्प? हम आने वाले दिनों में सरकार से ये मांग करेंगे कि 2020 तक के झोपड़ों को यहाँ रेगुलराइज किया जाए, ताकि 2011 के बाद के झोपड़े में रहने वाले लोग भी बच सकें। छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदुत्व सम्राट, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरेंना वंदन करून आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक माननीय अमित स्वामीजी, कृष्णा देसाई, गणेश शिंदे, माजी खासदार आणि माझे सहकारी श्री संजय निरुपमजी, व्यासपीठावर बसलेले सर्व पदाधिकारी, बंधुभगिनी, माता, खरंच मला वेळ नव्हता, तर माझ्याकडे सत्यनारायणची पूजा आहे आणि ज्या वेळेला संजय निरुपमचा यांचा फोन आला की खासदार साहेब कुठे आहे, म्हटलं कालच, मला परवा झालं वाटतंय, मी परवा रात्रीच दिल्लीवरनं अधिवेशन चालू आहे लोकसभेचं आणि त्यातनं रात्री 12 वाजता आलो होतो, त्यांचा फोन आला, म्हटलं मी येईन आणि त्या पद्धतीने मी पूजा माझ्याकडे सत्यनारायणची असताना देखील या ठिकाणी आपल्या लोकांना भेटण्यासाठी मी आवर्जून उपस्थित आहे। संजय निरुपमजी आप महाकुंभ मेला से आए, पाप धो के आए या पुण्य कमा के आए? यानी सबके लिए आशीर्वाद लेके आए, तो महापुण्य में महाकुंभ मेला में जाके डुबकी लगा के आए। एक पवित्र स्थान, 144 साल के बाद एक योग आया है और बहुत सारे श्रद्धालु वहां जाते हैं, स्नान करते हैं। जो हमारी परंपरा रूढ़ी जो है उसको हम मानते हैं और उसी तरह वो रूढ़ी और परंपरा चलती ही रहेगी। क्यों? हम लोग हिंदू है और हिंदू करके रहेंगे और हिंदू करके ही जिएंगे। आणि अशा प्रकारे मी जवळजवळ निवडून येऊन 8 महिने झालेले आहेत। त्या 8 महिन्यामध्ये जवळजवळ 6 महिने माझे दिल्लीलाच गेले, म्हणजे 3 वेळा अधिवेशन आणि इथं 2 महिन्याचं आपलं इलेक्शन आणि कामाला जी सुरुवात करायला पाहिजे होती ती माझ्या करायला मिळाली नाही। पण आता पुन्हा 20 दिवसाचा गॅप आहे आता अधिवेशनाला, कारण 10 मार्च ते पुन्हा 4 एप्रिल पर्यंत पुन्हा अधिवेशन सुरू होणार आणि त्याच्या आधी मला 20 दिवस 22 दिवस मिळत आहे, त्याच्यामध्ये मला काम करायचं। याच्यामध्ये यांनी सांगितलं, मगाशी मी ऐकत होतो कोणतरी भाषण करत होतो, कायदा काय आहे? या महाराष्ट्र राज्याचा मी गृहनिर्माण मंत्री होतो, कायदा मी बनवतो। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मी 4 वेळा नगरसेवक होतो, 4 वर्ष स्टँडिंग कमिटी चेअरमन होतो। मुंबई महानगरपालिकेचा 1888 चा कायदा मी कोळून प्यायलेला, त्यामुळे 634 पानावरती 535 कलमामध्ये काय लिहिलंय ते मला सर्व माहिती आणि त्या माध्यमातून त्या मुंबई शहरामध्ये ज्या वेळेला 180 स्क्वेअर फुटाचं घर होतं, त्यावेळेला माननीय हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी, मनोहर जोशी त्यावेळेला मुख्यमंत्री झाले होते, त्यांना सांगितलं ही एवढी 180 ची काय देता, 225 म्हणजे मोठ्यात मोठं घर द्या आणि मोठ्यात मोठं घर द्यायचं म्हटलं त्याने 225 काढलं। मला कळलं नाही 225 तर त्यावेळेला 300 केलं असतं काय झालं असतं। लोकांना द्यायला काय जातं, ज्या पद्धतीने आम्ही राहतो त्या पद्धतीने सर्व लोकांना चांगल्या घरात चांगल्या वातावरणात राहण्याचा अधिकार आहे आणि तो देणं सरकारला क्रमप्राप्त आहे। आणि ज्या वेळेला SRT ची गाईडलाईन बनली, त्या गाईडलाईन मध्ये मी आणि नारायण राणे साहेब हे पदसिद्ध त्यावेळेला सदस्य होतो आणि त्या SRT ची सर्व गाईडलाईन अजित वर्टी आणि मी बसून ती SRT ची गाईडलाईन दिली। नंतर SRA आला,
एसआर आनंद डेव्हलपमेंट आपल्या मुंबई शहरामध्ये झालं, परंतु ती पूर्णत्वास झाली नाही, गेलं नाही. याचं कारण आणि काय, परंतु हे डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला हा कायदा बनवायचा होता 1995चा 2000 पूर्वीचा, मी त्यावेळेला 2014 ते 2019 हा गृहनिर्माण मंत्री होतो, गृहनिर्माण राज्यमंत्री होतो. आणि त्यावेळेला आम्ही कायदा केला की 1995 नाही तर 2000 पर्यंतच्या घराला संरक्षण दिलं जाईल अशा पद्धतीचा, मला वाटते मे महिन्यातला 25-26 मे 2016 रोजी आम्ही तो कायदा केला. आणि मग कायदा करत असताना एसआरए डेव्हलप झालं पाहिजे याच्यासाठी आम्ही दुसरा मे महिन्यामध्ये 2017 रोजी दुसरा कायदा केला. हा दुसरा कायदा असा होता की जे स्लम रिडेव्हलपमेंटला गेले असतील त्याच्यामध्ये 2011 पर्यंतच्या लोकांना आपण सशुल्क घर हे दिलं जाईल. हा कायदा मी केलाय, त्यामुळे ते ऐकल्यानंतर मला ते लगेच लक्षात झालं. सशुल्क याच्यासाठी की ज्या वेळेला डेव्हलपमेंट करत असताना अशी काही 5-50 घर राहिली असतील तर त्या घरांना देखील त्याच्यामध्ये समाविष्ट करायचं. आणि 2011 कशाला, तर त्यावेळेला आपला सेन्सस झालं होतं. तुमच्या घरी येऊन तुमच्या घरामध्ये किती माणसं आहेत, काय आहे याची नोंदणी झाली होती, त्याला सेन्सस म्हणतात. आणि हा सेन्सस हा 2011चा हा त्यावेळेला घेण्यात आला. हे असं करत असताना शासनाचा एक नियम आहे की सर्व लोकांना ही माणसं आहेत, या देशाची माणसं आहेत, या महाराष्ट्राची माणसं आहेत, नवे आपल्या हिंदुस्थानमध्ये कुठेही कोणी माणसं असतील तर त्यांना बेसिक अम्युनिटी देणं हे सरकारचं दायित्व बनतं आणि सरकारने ते दिलंच पाहिजे. आणि याच्या बाबतीमध्ये देखील आमचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा देखील तोच दर आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं देखील म्हणणं आहे की माझ्या देशातल्या प्रत्येकाला पाणी, रस्ते, दिवाबत्ती ज्या बेसिक ॲम्युनिटी आहे या मिळाल्याच पाहिजे. हे माननीय पंतप्रधानांचं देखील तत्व आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला मिळाल्या पाहिजे. एक आनंदाची गोष्ट मी सांगू इच्छितो, यासाठी मी आपल्या केंद्राची जी बॉडी झालेली आहे त्या अर्बन डेव्हलपमेंट बॉडीमध्ये 30 मेंबर आहेत आपल्या हिंदुस्थान मधले, म्हणजे आपल्या सर्व देशाच्या, त्याच्यामध्ये मी देखील मेंबर झालेलो आहे. लवकरच मुंबई शहरामध्ये आमची कमिटी घेऊन येईल आणि या कमिटीच्या समोर हा प्रश्न आम्ही ठेवू की बेसिक ॲम्युनिटी जर पंतप्रधान म्हणत आहेत सर्व लोकांना ते वागणूक सारखी द्या म्हणून म्हणतायत, तर त्यामध्ये आम्ही महाराष्ट्र शासनाला देखील डायरेक्शन देऊ की तुम्हाला पाणी, इलेक्ट्रिसिटी, रस्ते, आरोग्य आणि सुविधा दिल्याच पाहिजे. हे डायरेक्शन आम्ही महाराष्ट्र शासनाला देऊ, द्यायलाच पाहिजे. एवढंच नाही तर आपण आता म्हटलं की या लोकांचा प्रॉब्लेम आहे. मी सोमवारी 12 वाजता अर्बन डेव्हलपमेंटचे सचिव आहेत गुप्ताजी, असीम गुप्ता यांना मी तुमच्यासाठी सोमवारी 12 वाजता भेटायला जातोय. आणि तुमचा प्रश्न त्यांच्या समोर पहिल्याच दिवशी, मला आता कामाला जे 20 दिवस राहिले या 20 दिवसा मला ती कामं केली पाहिजे. आणि म्हणून तुमचे जे प्रश्न आहेत हे त्या ठिकाणी मांडून त्याला कायदेशीर रूप देणं. संजय निरुपम जी आप आएंगे, एक दिन जाएंगे, खड़ा रहेंगे, मत तोड़ो, ये जाएंगे मत तोड़ो, मैं जाएगा मत तोड़ो, मगर उनको कानून में कैसा बैठाना चाहिए वो हमें देखना है कि सालों साल ये बचने चाहिए, उनकी सुविधा देना चाहिए. आणि म्हणून कायद्याच्या मध्ये रूपांतर करणं हे प्रामुख्याचं एक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझं कर्तव्य आहे. आणि याच्यासाठी वाटलं पाहिजे. एक साधी गोष्ट सांगतो तुम्हाला, आमच्या जोगेश्वरला इंदिरानगर म्हणून आहे, रेल्वेच्या मध्ये बसलेल्या 120 घरं होती रेल्वेमध्ये, आज नाही अनेक वर्षापासून. आणि त्यांची केस हायकोर्टातनं सुप्रीम कोर्टात गेली आणि सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला, कारण रेल्वे त्यांना ते खाली करून मागत होती आणि रेल्वेच्या बाजूने निर्णय झाला. रेल्वेच्या बाजूने निर्णय झाला 120
120च्या 120 घरं ही जुनी असलेली देखील रेल्वेने तोडून टाकली. रेल्वेने तोडून टाकल्यानंतर अस्तव्यस्त झाली लोक. काही लोक देवळात राहिली, काही लोक आपल्या नातेवाईकांकडे गेली, काही लोक गावी गेली. आणि माझ्याकडे आल्यानंतर मी हा प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडला. जर केंद्राच्या न्यायामध्ये किंवा रेल्वेच्या न्यायामध्ये त्यांच्या जागेवरती अतिक्रमण केलेलं असेल तर ते तोडू शकतात. तर माझा महाराष्ट्राचा कायदा हा आहे की 95 पूर्वीचं घर असेल, 2000 पूर्वीचं घर असेल, त्याला घर दिल्याशिवाय तुम्हाला तुमचं घर तोडता येणार नाही. हा माझा कायदा आहे. हे मी विधानसभेमध्ये एकदा दोनदा मांडल्यानंतर 112 लोकांना आम्ही घरं दिली. 112 लोकांना तोडलेली घरं 8 महिन्यामध्ये त्यांना त्यांची घरं मिळाली. तर कायद्यात कसं बसवलं जाईल, कायदा कशा पद्धतीने केला जाईल हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणजे कायदा केल्याशिवाय किंवा कायद्यात बसवल्याशिवाय आपल्या डोक्यावरची तलवार जाणार नाही. आणि म्हणून यासाठी मैं सोमवार को मिलने जा रहा हूँ 12 बजे असीम गुप्ता जी को. उनसे ये बात करूंगा. और मैंने माननीय तभी के मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री, उन्हें भी कहा था मैं कि हमें ये जनता है, ये नागरिक है, इनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी खुश रहना चाहिए. ये राज्य में रहते, ये देश में रहते, हमारे घर का एक एक नागरिक, हमारे देश का एक एक नागरिक, उनको सुविधा मिलना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो. गरीब है ये उनका ये नहीं है, ये बीमारी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है करके मैं इसी प्रकार से जंगल में या किधर भी रहता हूं. मगर गवर्नमेंट ने ये सुविधा देना चाहिए, वो मेरा हक है. ये देश का मैं नागरिक हूं, ये देश का मैं वोटर्स हूं. और जब वोटर्स है एक लोक प्रतिनिधि को भी चुन के देने का मेरे को हक देते हैं तुम, तो मेरे को सुविधा देने का हक ये गवर्नमेंट का ही पड़ता है. ये हक गवर्नमेंट का पड़ता है. और इसीलिए जरूर आपके लिए हम लड़ेंगे कानून में. जैसे आपने कहा कि रिलायंस और सबसे हो गया, तो उसी प्रकार से अडानी को देने का ऑर्डर है. मगर कई ऐसे जीआर है कि बाबा उनके प्रूफ देखो, मगर वो जीआर को न देखते हुए बेसिक एमेंडिंग सभी को देना चाहिए. ये हमें कानून में लाना है और कानून से इन्हें देना है कि उसके बाद उनका बच्चा रहेगा, पढ़ता रहेगा, स्कूल में जाता होगा. और आज अपने में IT सेक्शन तो ये है, मोबाइल के सिवा चलता नहीं, पेपरलेस हम लोग हो गए. और पेपरलेस होने के कारण हमारे बच्चा स्कूल में जाता होगा, वो पढ़ता होगा, वो मोबाइल यूज करता होगा, वो टैब यूज करता होगा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो देना गवर्नमेंट का हक है. और ये इसके लिए हम लोग झगड़ेंगे और जल्दी की जल्दी देंगे. मैं कानून के साथ जाऊंगा, कानून के साथ ही दूंगा. और मेरा कानून के ऊपर भरोसा है, कानून का मैं आदर रखता हूं. और इसके लिए मेरा अभी एक लोक प्रतिनिधि के नाते, आपने चाहे वोट दिया है चाहे नहीं दिया हूं, अभी सभी का, जिन्होंने वोट दिया है जिन्होंने नहीं दिया है, उसका मैं लोक प्रतिनिधि हूं. उसके लिए झगड़ना मेरा काम है और झगड़ना ही चाहिए. और मैं झगड़ूंगा, वो मैं झगड़ूंगा. कोई जात का कोई पात का मुझे ये नहीं है. जो भी जात के हो, जो भी बात के आदमी है ना, इंसान है ना, तो इंसान को ये चीज सब मिलना चाहिए. और इसीलिए मैं सोमवार को आपके लिए जाऊंगा. सोमवार को शाम को कोई भी मुझे फोन करे कि साहब उधर क्या हो गया, कोई भी संजय निर्वंशी से तो मैं बात करूंगा, बोलूंगा मैं जाके इतना ये हो गया है. तो आप कोई भी मुझे फोन करेगा, एक ही करो ना तो सब करेंगे, झगड़ा हो जाएगा. और बोलेंगे अब फोन नहीं उठाते, इतना जन फोन करेंगे तो कहां से उठाएंगे, कहां से उठाएंगे. तो एक दो कोई भी नाम दो मेरे को, उठाओ, मैं उसका फोन में जरूर उठा के उनको बताऊंगा. और मेरी कमेटी आ रही, पावर है, वो कमेटी को पावर है. और हमारे उप मुख्यमंत्री ने मुझे वादा किया है कि हम लोग इनकी सभी कामें करेंगे. तो हम उनके साथ भी एक बैठक करके जितना जल्दी हो सके उतने अपनी बेसिक कमेटी देने का प्रयास करें. आयोजक ने ये सभा लगाई, हमें भी बहुत धन्यवाद है. पिछले हफ्ते 7 तारीख को, मेरे ख्याल से 7 फरवरी था, वो यहीं पर एक मीटिंग हुई थी रात को, मेरे ख्याल से 9-10 बजे.
इस विभाग के आमदार साहब आए थे और आमदार साहब यहां से सबको डरा के चले गए। आमदार का काम है लोग अगर किसी संकट में हो, क्राइसिस में, तो उसके साथ खड़े रहें। उन्होंने डराया और उन्होंने खुल करके ये बोला कि संजय निरुपम के कहने पे आप लोग बिजली के मीटर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसलिए वन विभाग ने आपको नोटिस दी है। यही बोल के गए ना। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि यहां पर एक भी झोपड़ा तोड़ने के लिए, झोपड़ा यानी घर, दुकान जमा जगह घेरा देना है, लेकिन एक भी व्यक्ति का घर तोड़ने के लिए जिस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बुलडोजर आया, सबसे पहले उसके सामने मैं खड़ा रह गया। किसी का भी घर टूटने नहीं दिया जाएगा, ये गारंटी है मेरी तरफ से और पूरे पार्टी की तरफ से। इसलिए सबसे पहले अपने मन से वो डर निकाल दीजिए। बिजली का मीटर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नोटिस दो अलग अलग विषय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन और झोपड़ा, इस विषय पर हाईकोर्ट में वर्षों से केस चल रहा है। ये जो हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उपाध्याय जी, उनका आखिरी दिन था वो, मेरे ख्याल से शुक्रवार को 14 तारीख, 13 या 14 जनवरी को आखिरी दिन था उनका। और जाते जाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बोल के गए कि वर्षों पहले आपने कहा था कि 18 महीने में जिन लोगों ने 7,000 रुपए जमा करके पावती ली है, उनको आप पुनर्वसन करके देंगे, उनको घर देंगे। आज कितने साल हो गए, आपने क्यों नहीं किया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन बचाने के लिए क्या किया बताइए आराम से भैया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने 7,000 रुपए भर के पावती ली है, उनको घर देने के लिए अभी तक घर ही नहीं बना। आरे में घर बनने वाला था, लेकिन वहां पर मैंने सुना कि जो एनजीटी है नेशनल लेवल पे, जो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने ऑब्जेक्शन दिया। इससे पहले एयरपोर्ट के पास पीछे कुर्ला में 25-30 हजार घर बनाने का प्रस्ताव था, जो बना रहा था वो अभी जेल में, इसलिए मामला चलता चला गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी कहने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। इस बीच सरकारें आई चली गई, घर नहीं बन पाए। लोग पैसा जमा करके बैठे हुए हैं, उनका घर भी तोड़ दिया गया, लेकिन उनको पर्यायी व्यवस्था जो वैकल्पिक रूप से जो घर देना था, तो मिला ही नहीं। इस बारे में हाईकोर्ट के जज साहब ने सवाल पूछा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जवाब नहीं था। 3 मार्च को अगली हियरिंग है, 3 मार्च को फिर उनको डांट पड़ेगी। उस डांट से बचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस देना शुरू कर दिया। मैंने बुलाया पहले एक अधिकारी को कि क्या चल रहा है, तुम घर तोड़ने जा रहे हो? बोला नहीं साहब, हमें होना चाहिए घर तोड़ना। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अधिकारी मेरे घर पे आके बोल दिया, तो कर क्या रहे हो? हम सर्वे कर रहे हैं। किती घर से आहे ज्यांनी 7,000 रुपये जमा केलेले त्यांच्याकडे पावती आहे। किती घर असे आहेत जे 2011च्या पूर्वीचे आहेत, त्यांच्याकडे राशन कार्ड आहे, और किती घर असे आहेत जो 2011चे नंतरचे आहेत। ये सिर्फ आपसे पेपर मांगा जाता, ठीक है, इतना अधिकार है। अब ये एक हाईकोर्ट में एक प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई चल रही है, उसके तहत की प्रक्रिया हुई है, उसका आपके मीटर के लिए एप्लीकेशन देने का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपके आमदार पिछले 10 वर्षों में आपको बिजली पानी नहीं दे पाए, उल्टे जो पूरे डोंगर पे बिजली और पानी का माफियागिरी करते हैं, जो 5 रुपए की यूनिट के बदले आपसे 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली का भाव देते हैं। पानी महंगा, पानी बीएमसी से लेके आपको महंगे में पानी बेचते, मुझे नहीं मालूम कितना लेते हैं आपसे पानी का, आप सबके पास उसका जवाब होगा। ऐसे माफियागिरी करने वाले 20, 25, 50 लोग हैं, उनकी दुकान बंद होने वाली है जिस दिन आपके घर में बिजली का मीटर लग जाए।
जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहा था, प्रचार के लिए मैं आ रहा था, तो बार बार यही बोल रहा था ना कि पूरे बीज माफिया की दुकान बंद कर दे। ये सारे बीज माफिया मेरे खिलाफ लगे, मुझे हराने में लग गए, हरा दिए। मैंने ठीक है बेटा, तुमने हरा दिया ना, हारने के बाद ये भागने वाला नहीं हूं, तुम्हारी दुकान बंद करके रहो। अब आपका है कि आपने जो मीटर के लिए एप्लीकेशन दिया वो है क्या? इससे पहले भी यहां पर हमें बीज कनेक्शन दे दो, पैसे भरा, ऐसा होता था ना। और बीज कनेक्शन से नावानी 8 कोटी रुपए, 6 करोड़ या 8 करोड़ रुपए जमा किए गए डोंगर के गरीब लोगों से। वो पैसा कहां गया? खा गए ना। तब वही लोग बेचैन कि अपना भांडा फूटने वाला है। लेकिन जब मैंने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा किसी को 1 पैसा देना नहीं। थोडी वर्गाली होता निःशुल्क अर्ज भरण्यासाठी तुमच्याकडून कोणीही 1 ही पैसा घेतला का? पहले दिन से मैंने कहा कि किसी से 1 पैसा नहीं, फ्री में सबका एप्लीकेशन भरा जाएगा। आज 7,700 एप्लीकेशन जमा हो गए। फॉरेस्ट के अधिकारी ने मुझे बताया कि 8,400 झोपड़े डोंगर पर हैं। 8,400 में कुछ झोपड़े उधर पड़ते कांदीवली की तरफ। अपने इलाके के लगभग सारे के सारे लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया। अब एप्लीकेशन करने के बाद आगे क्या होगा, ये आपके मन में सवाल होगा, मैं बताना चाहता हूं। वाइकर साहब ज्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे, उन्होंने भी इस विषय का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो एक मूलभूत जरूरतें हैं, पानी, बिजली, रास्ता, या हर भारत के हर नागरिक को पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1.5 साल 2 साल पहले का आदेश है, 1 साल या 1.5 साल पहले, कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में कह रहता है तो उसको पानी चाहिए, तो पानी देने वाली एजेंसी का काम है उसको पानी देना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसकी जमीन पे है, वो घर वैध है कि अवैध है। ये मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो आदेश भी पढ़ के सुना दूंगा चाहेंगे किसी दिन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका घर अवैध है कि वैध है, किसकी जमीन पे, जमीन का मालिक कौन है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को बीज का कनेक्शन मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए रास्ता और गटर बना के देना चाहिए। ये आपका अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं चुनाव हारने के बाद मुझे कुछ लोगों ने याद दिलाया, आपके विद्या के साथ, अब तुम्हें बोलना होता ना कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मैं तुम्हारा काम करूंगा। पता काम करा, ठीक है। फिर मैंने अदानी पावर वालों को फोन किया, क्या बिजली कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे उनको, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो उन्होंने 1 लाइन का जवाब दिया, साहब कोई अप्लाई करेगा तब तो बिजली का कनेक्शन देगा। और इसलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला कि सबसे पहले मीटर के लिए एप्लीकेशन भरिए। अब आपने एप्लीकेशन भर दिया, मतलब मांगा है कि मुझे बिजली चाहिए। मुंबई में बिजली देने की जिम्मेदारी किसकी है? अदानी पावर की, अदानी इलेक्ट्रिसिटी की जिम्मेदारी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर मुंबई में तुमको बिजली देनी है और तुमसे अगर किसी ने बिजली मांगी तो तुमको बिजली देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए अदानी इलेक्ट्रिसिटी को आपको बिजली आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। अब जब अदानी वाले बिजली देना शुरू करेंगे तब देखेंगे ना सब इसका एप्लीकेशन आया कि नहीं आया। इसलिए मैं सबके घर घर जाकर तोड़ के आया था ना कि सब लोग कम से कम अप्लाई करो। आपको हम बुलाते थे, नाश्ता भी कराए, चाय भी पिलाए, अपना कंप्यूटर ऑन करके आपका फॉर्म भर के दिए, आपसे कुछ लिया आगे भी आपसे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम देने वाले हैं, देने वाले लोग। अब अदानी वालों के पीछे मैं लगा हूं कि तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ गया, बोला हाँ जी आ गया। आपको एक और बात बताता हूं, ये जो आमदार साहब यहां बोल के गए कि संजय निरुपम ने तुम लोगों से मीटर के लिए एप्लीकेशन करवाए, उसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुमको नोटिस दे रही है। ये आमदार साहब हर रोज फोन करते हैं अदानी में, कितनी फॉर्म भरना, कितनी फॉर्म आ रहा, तुम्हें क्या करता। तो अदानी वाले उनको बोला कि साहब आप भी कैंप लगाओ ना, आप भी फॉर्म भरो ना।
लेकिन वो कैंप नहीं लगा, वो फॉर्म नहीं भरे। क्यों? जिस दिन फॉर्म भरवाना शुरू करेंगे बीज माफिया की दुकान बंद होने लगी। वो बीज माफिया बोलेंगे साहब हर महीने जो हफ्ता दे तो हफ्ता वापस करो। बीज माफिया से हफ्ता खाने वाले लोग कभी भी आपको बिजली नहीं दे सकते, मीटर नहीं लगवा सकते। अब अडानी वालों के पीछे मैं लगा हूं, कब जितना जल्दी हो सरकार के पास जाओ, हाईकोर्ट को दिखाओ कितने एप्लीकेशन आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, उसके बेसिस पे सबको बिजली का मीटर सबके घर में लगाना शुरू करो, हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा, सामने माता रानी बैठी है, उनका आशीर्वाद होगा तो बहुत जल्दी सबके घर में बिजली का मीटर लगेगा। अब आपको बताता हूं, मैं खुद फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया, जो मल्लिकार्जुन जी हमारे ऑफिसर, सबसे बड़े ऑफिसर हैं मुंबई में। गणेश शिंदे थे, बाकी जो डोंगर के रहने वाले थे, जितने सब सबको लेके गया मैं कि साहब नोटिस क्या है। उसने वही जवाब दिया जो मेरे घर पे आके सबके सामने ऐसा बैठा है कि हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, किसी का डिमोलिशन होगा। हाँ, हमने बताया कुछ दुकानों का डिमोलिशन करना पड़े, वो कमर्शियल है। उन्हें यह भी बताया कि किसी ने अपने घर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रखी है तो साहब बोल दीजिए कि थोड़ी देर के लिए कमर्शियल बोर्ड हटा दे और हत्या घर करके घोषित करे, हम छोड़ देंगे। मतलब जो एक पूरा डर तैयार किया गया है, एक आतंक तैयार किया गया, कोहराम मचाया जा रहा है कि सरपंच आता घर तोड़ना, निरूपम उठे तुमचा घर टूटता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। आगे अब आपका पानी, जल्दी से बिजली वाला कनेक्शन का काम हो जाए, मतलब प्रक्रिया शुरू हो जाए, तब एक एक के घर में पानी का कनेक्शन दिलवा दें। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारा पानी कौन दे तो कोना की जवाबदारी है मुंबई में पानी सप्लाई करने की मुंबई महानगर पालिका की। मुंबई महानगर पालिका के जो प्रमुख आहेत आमचे वार्डचे, त्यांच्याशी विचार का देत नाही? बोलो साहब देना हमारे लिए बंधन कारक है, आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन कोई पानी मांगे तब तो। आज तक आपने पानी के लिए अप्लाई किया है? अब आपका बिजली की तरह सबका पानी का कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिलवाना चाहिए। अब क्या करना है आपको? 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप बनाना, क्लस्टर बनाना है, सबको साइन करना, एप्लीकेशन देना। एप्लीकेशन देने के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी। उनको तो हाईकोर्ट भी नहीं जाना है, अगर आप लोग शुरू कर देंगे बड़ा थोड़ा खोदकाम करना होगा, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन जाने के बाद वो आपको पी फॉर्म देंगे। पी फॉर्म भरते समय जो बीएमसी का रेट होता है, जो उनका फीस होता है, वो आपको भरना पड़ेगा, वो मेरे ऊपर मत डालो। वो भरेंगे ना, तो आपने एक बार क्या बोला था अम्बेडकर नगर में कि साहब बीजे से तो ज्यादा आता पानी से क्या करना है, और मैंने कहा जरा बिजली का हो जाने दो, फिर पानी का काम शुरू करेंगे। तो बहुत जल्दी जो बीज माफिया के दबाव में हमारे अच्छे प्रयास के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उनके पेट में और भी दर्द होने वाला है जब पानी के कनेक्शन का काम शुरू करने वाला है। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने में हम लगे हैं। लगातार पिछले 2 महीने से चल रहा है। तो एक दिन मैंने वाइकर जी को, खासदार साहब को फोन किया। मैंने खासदार साहब तुमच्या मतदारसंघ आहे, तुम्ही या विभागाचे खासदार आहात, एक लोकांचा प्रश्न घेऊन मी पुढे जात आहोत, आता तुम्ही पण तयारी राहिलेले। मी खासदार साहेबांना आता तुम्ही पण या, तुम्ही आता सर्व जे काही आहे तुमच्या हातात घ्या आणि सगळ्यांना एक असं आश्वासन द्या, पुढे आम्ही सगळे शिवसेनेचे लोक तुमच्या बरोबर आहोत आणि तुमच्यासाठी जे काही प्रश्न आहे ते फक्त पाणी आणि बिजली नाही, रस्ता, गटर आणि जे काही आहे सर्व काम आम्ही करू दे। तुमच्याकडून खूप माझ्याकडे पत्र येतो की आम्हाला ये काम करून द्या, रस्त्याच्या करिता। मैंने इनको पूछा कि भाई सबका डेटा आ रहा है, खासदार साहब मैं क्या करूं? बोला सबका डेटा दीजिए, मुझे दीजिए, जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से फंड देके फिर डोसी में जिनको जो काम करना चाहिए इतना सपोर्ट करेंगे। आखिरकार जाके हमको आपका घर भी बचाना इतना याद है। मैंने क्या बोला? अगर घर तोड़ने के लिए कोई बुलडोजर आए तो सबसे पहले हम सामने खड़े, टूटने नहीं देंगे, याद रखना। तो आज यही आश्वासन, यही वचन, यही वादा करने के लिए यहाँ पर आया हूं कि 7 तारीख को आमदार साहब ने आके जो यहाँ पर भड़काया,
उनको शर्म आनी चाहिए। 10 साल से आमदार हुआ यहाँ पे, कभी यहाँ के लोगों को पानी बिजली देने के लिए कोई प्रयत्न शुरू नहीं किया। मैं तो जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरे मीडिया में बोल रहा हूँ, जो मीटिंग की उसका फोटो रिलीज कर रहा हूँ। आमदार कभी गए क्या किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने? क्योंकि जा ही नहीं सकते ना, वो तो माफिया। चुनाव के टाइम पे मैंने उसके लिए बात कही थी कि ये बिल्डरों का दलाल है, तुमने बहुत गाली दी उन्होंने, मेरे पास आरोप लगा है। फिर मैं उनका एफिडेविट निकाला, एफिडेविट में बोला है कि भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कमीशन है देने। एफिडेविट में 2009, 2014, 2000 अभी का भी तीनों इलेक्शन कमीशन को उन्हें एफिडेविट जमा किया, खुद ही बोला कि मैं कमीशन एजेंट हूं। तो एजेंट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो दलाल ही होता है। ऐसे दलाल को आप लोगों ने आमदार बनाया, आपको मुबारक देंगे। आपकी सेवा करने का जो हमारा व्रत है वो व्रत जारी रहेगा, चाहे जिसको जो दुष्प्रचार करना है, जो बदमाशी करना करते रहे। हम सब शिवसेना के लोग डरने वाले नहीं है। आपको जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज बस इतनी घोषणा मैं कर रहा हूं। खासदार साहब हमारे बीच आए हैं, खासदार साहब से निवेदन है कि आप आगे का पूरा जो संघर्ष है आंदोलन है अपने हाथ में लीजिए। मैंने बोला मुझे तो डूंगर है किधर, मैं कभी गए टाइम ही नहीं दिया तुम लोगों ने। इनको एक दिन डूंगर पे लेके जाएंगे, सब लोग बैठेंगे, सब लोगों के साथ बैठ करके कुछ खाना वाना ये वो सबका घर घर घुमाएंगे बहुत जल्दी। जिस दिन टाइम देंगे उस दिन खासदार साहब को लेकर डूंगर पे जाया जाएगा। आप सभी आपके मतदार हैं, ये जो पूरा इलाके के लोग हैं, वार्ड नंबर 38, 42, 37, 39, इन सब लोगों ने दबा के मुझे जितना वोट दिया उससे ज्यादा वोट आपको दिया है। तो तुमचे सगळे मतदार आहे या मतदारांच्या आता पुढे काय कसं करायचं आता तुम्ही ठरवा। तुमच्या हातात मी पुढची जबाबदारी देतो। आपण सर्वांना मी मनापूर्वक नमस्कार करतो, धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराज आणि जय भीम। धन्यवाद साहेब। शिवसेनेची जाहीर सभा वन विभागातील लोकांच्या सुविधांसाठी किंवा त्यांच्यावरती आलेल्या आपत्तींसाठी त्यांना विश्लेषण करण्यासाठी या ठिकाणी आपण ही सभा घेतलेली आहे। मला मुख्य या ठिकाणी सांगायचं आहे ही शिवसेनेची सभा आहे आणि शिवसेनेच्या सभेमध्ये जी परंपरा आहे ती राखली गेली पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष या ठिकाणी झाला पाहिजे। सर्वप्रथम मी आयोजकांना पण विनंती करतो की त्यांनी माझ्या बरोबर आणि तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या बरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करायचा आहे। पुन्हा सगळ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा त्या ठिकाणी आपल्या सुखदुःखामध्ये ज्यांनी आपल्याला साथ दिली ते माजी खासदार संजय निर्मल साहेबांचा विजय असो। धन्यवाद। आता काहीतरी वाटतेय या ठिकाणी शिवसेनेची सभा चालू आहे, शिवसेनेची जाहीर सभा चालू आहे। तर मी आता माझ्या मनोगताला सुरुवात करतो। ज्यांना स्वतः ते जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा सीएम म्हणजे कॉमन मॅन म्हणजे सर्वसामान्य माणूस अशी ज्यांनी स्वतःचा उल्लेख करून स्वतःच घेतला, त्याचप्रमाणे आता डीसीएम आहेत डेडिकेटेड कॉमन मॅन, ती त्यांनी कोकमा आपल्या स्वतःला लावून घेतली। असे महान व्यक्तिमत्व ना पूर्वी कधी झालाय ना परत कधी होणार आहे असा आपला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या कामाने प्रेरित होऊन आम्ही सगळी या ठिकाणी बनलेली टीम, त्याचप्रमाणे आज या सभेला उपस्थित असलेले 3 वेळा खासदार असलेले आणि आता शिवसेनेमध्ये सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करणारे संजयजी निर्मल साहेब, आमच्या कोरेगाव लिडरशिप विधानसभेचे समन्वयक कृष्णा देसाई साहेब, त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी अरुणजी गुप्ता, ब्रिजेश सिंग, अमित स्वामी, संदीप डाके, मुन्ना यादव,
आणि बरीचशी आमची या ठिकाणी ॲडव्होकेट पण आमच्या बरोबर आहेत की गेल्या बऱ्याच दिवसापासून ते आम्हाला मदत करण्याचे ॲडव्होकेट्स आहेत. आणि या ठिकाणी आमच्या सगळ्या महिला भगिनी आणि माझ्या समोर बसलेल्या सगळ्या बंधू भगिनी आणि मातांनो, तुम्हा सर्वांना सप्रेम जय महाराष्ट्र, नमस्कार. आज या ठिकाणी आपण जे जमलेलो आहोत, मी सुरुवातीला सांगितलं की जी समस्या तुम्हाला आहे, ती समस्या साठी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. तो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की ह्यापूर्वी जेव्हा आपण त्या 3 सभा घेतल्या, आमचे सहकारी टीम आहे, त्या टीमनी तुमच्या समोर काही ठिकाणी सभा घेतल्या. त्या ठिकाणी आपण फॉर्म भरून घेतले, कारण की तुम्हाला लाईट मीटर जो 20 रुपये युनिटी मिळतोय, 20 रुपये, सगळ्यांनी कृपया शांतता राखा. आम्ही 2 मिनिटं शांतता राखा. तुम्हाला आम्हाला ज्या जिथपर्यंत माहिती आहे, तुमच्या मीटरचा युनिटचा किंमत 20 रुपये. रिलायन्सचा अदानीचा जो मीटरची किंमत आहे ती 7 रुपये आहे. आणि तीच तोच भाव तुमच्यापासून कमी करण्यासाठी सन्माननीय संजय निरुपम साहेबांनी त्या विषयाला हात घातलाय. आणि हे काम फक्त आणि फक्त शिवसेनाच करू शकते, याची मी तुम्हाला आज ग्वाही देतो. कारण की आजपर्यंत तुम्ही म्हणत असाल शिवसेने या ठिकाणी आजपर्यंत काम केलं आणि तरीही तुमचा प्रश्न सुटले नाही. पण एकनाथ शिंदे साहेबांनी जी शिवसेना सुरू केली आहे ना, ती खरी शिवसेना आहे आणि तेच शिवसेना तुमचं काम करून देणार आहे. त्याबद्दल 100% खात्री मला आहे, माझ्या कार्यकर्त्यांना आहे की ज्या खासदाराला लोकांची जाण आहे, गोरगरिबाची जाण आहे आणि ज्यांचे प्रश्नांची जाण संजय निरुपम साहेबांना आहे, ते आज तुमचं नेतृत्व करतायत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सगळे काम करतो आणि हे काम त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. कारण की तुम्ही बघितलं असाल, आमदार खासदार जिंकल्यानंतर लोकांची कामं करतात, ते पण त्यांच्या दरवाज्यामध्ये 10 वेळा जायला लागतं. 10 वेळा एक पत्र घेऊन 10 वेळा जायचं, त्यांचे दरवाजे झिजवायचे, तेव्हा ते पुढे काम करतील किंवा न करतील. पण आज महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आज पहिला माणूस मी बघितला आहे की जो हरल्यानंतर सुद्धा लोकांच्या कामासाठी धावतोय आणि हा पहिल्या दिवसापासून धावतोय. सगळ्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं, त्यांना साथ द्यावी. आम्ही सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करतोय, आम्हाला साथ द्यावी आणि आमच्यावरती विश्वास ठेवून तुमच्याकडनं कुठलाही 1 रुपया घेतला जात नाहीये, तुम्हाला कुठलाही आम्ही त्रास देत नाहीये. फक्त आम्हाला विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण की काही आमच्या सहकार्याने सांगितलं की आता आपल्या दिंडोशी अप्पापाड्यामध्ये या ठिकाणी नेगेटिव्ह पसरवलं जात आहे, फेक नेगेटिव्ह, की तुमची घरं संजय निरुपम साहेबांनी जे फॉर्म भरले त्यामुळे तुटणार आहे. आता मला तुम्ही सांगा, लाईटचा फॉर्म भरल्यानंतर घरं तुटायला लागली तर मग यापूर्वी कधीच घरं तुटली पाहिजे होती. पण असं काही नाहीये. कुणाच्या धमक्यांना बळी पडू नका, कोणाला घाबरू नका. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला, आपले पोलीस स्टेशन बाजूला आहे, पोलीस स्टेशनने सगळ्यांनी जाऊन कंप्लेंट करा. एकावरती जर विघ्न आलं, एकाला जरी धमकी आली तर त्याच्या आजूबाजूच्या 10 जणांनी पोलीस स्टेशनला जा, संजय निरुपम साहेबांना फोन करा, आम्हाला फोन करा. एक विभाग प्रमुख म्हणून गेला 2.5 वर्ष मी या ठिकाणी काम करतोय. मी या ठिकाणी तुम्हाला वचन देतो की ज्या वेळेला तुम्ही मला हाक मारा त्या वेळेला मी तुमच्यासाठी उभा राहील आणि कधीही तुम्ही रात्री बेरात्री मला आवाज द्या, 100% तुम्हाला या ठिकाणी उभा राहील, हे तुम्हाला मी वचन देतो. फक्त आता कॉलेजचा प्रश्न नाहीये, बरेचसे प्रश्न आहेत की संजय निरुपम साहेब सोडवणार आहेत. त्यापुढे पाण्याचा प्रश्न सोडवतील, गटारांचा प्रश्न सोडवतील, जे रस्ते आहेत, नाले आहेत, त्यांना प्रश्न सोडवतील. पण तुम्ही त्यांना बळ दिलं पाहिजे, ताकद दिली पाहिजे, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, तरच ही कामं तुमच्या सगळ्यांची होणार आहेत. एवढं लक्षात ठेवा. जे आमदार निवडून आले ते गेल्या 10 वर्षापासून पण घरीच बसलेले, त्या ऑफिसमध्ये 11च्या 12च्या नंतर भेटतात आणि आता ही तीच पद्धत सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काहीही होणार नाहीये आणि त्यांच्याकडे आता करण्यासारखं राहिलं पण नाहीये, कारण की त्यांच्याकडे आता निधीच नाहीये, फंडच नाहीये आणि त्यांची आता अवस्था अशी झाली आहे की आता काय करू आणि काय नको. त्यामुळे त्यांच्यावरती कुठलाही विश्वास ठेवू नका. आपल्या पक्षामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब मुख्य नेते आहेत, 232 आमदार आपल्या युतीचे निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला प्रचंड ताकद मिळालेली आहे आणि यापुढे
कामासाठी लागणारा निधी सन्माननीय संजय निर्मल साहेब स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडनं उपमुख्यमंत्र्यांकडनं मागून आपल्या विकासासाठी दिंडोशीसाठी आणतील याची मला खात्री आहे. साहेब त्या ठिकाणी गेल्या 2.5 वर्ष काम केल्यानंतर असं अनुभव आला की ही जनता ही जगत नाहीये. ही जनता दिवस ढकलत आहे. एक दिवस ही मरण यातना भोगतायत. कारण की यांची राहण्याची परिस्थिती 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये 8 ते 10 जण हे लोक राहतात आणि त्याच्यामध्ये सकाळी 5 वाजता पाणी येणार, रात्री 2 वाजता पाणी येणार. शौचालयाच्या लाईनला 2-3 तास उभं राहायला लागतंय. अशी परिस्थिती यांच्याकडे आणि फॉरेस्टमध्ये शौचालयही नाहीये आणि आहेत ती रिपेअर करून पण देत नाहीये. आणि महिलांना जेव्हा आग लागलेली जांभूशी नगरला वरच्या पट्ट्यामध्ये त्यावेळेला उघड्यावरती संघांना जायची वेळ आली होती. या महिलांना आपल्या भगिनींना त्यावेळेला खरोखर गरज होती त्या आमदारांना त्या खासदारांना की त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना शौचालय बांधून दिली पाहिजे होती. पण तसं काही घडलं नाहीये. पण आता तुम्हाला भगिनींना मी खरोखर आश्वासन देतो यासाठी जे काय करायला लागेल, जी काय ताकद लावायला लागेल, जे उपमुख्यमंत्री साहेब आहेत, आपले मंत्री महोदय आहेत, त्यांच्याकडे तुमच्यासाठी आम्ही स्वतः निवेदन घेऊन जाऊ, एक शिष्टमंडळ घेऊन जाऊ आणि तुमच्यासाठी वेगळा प्रस्ताव एक स्पेशल रिपोर्ट म्हणून त्याच्याकडे आम्ही देऊन नक्कीच आम्ही या ठिकाणी तुम्हाला सहकार्य करू. आता सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे, तुम्ही तर हा रोड फॉरेस्टचा विषय आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही पाण्याचा विषय घेणार आहात. त्याच्यानंतर माझी विनंती आहे तुम्हाला की तिसरा जो विषय घ्याल तो हा रस्ता रुंदीकरणाचा घ्यावा. कारण की जर रस्ता रुंदीकरण नाही झाला या ठिकाणी असंख्य बळी, असंख्य पेशंट या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्सवर पोहोचतच नाहीये, रिक्षामध्ये होत आहे. काही महिला त्या वरून मला वाटतं तुम्ही तानाजीनगरला गेला तर वरून काही महिला येईपर्यंत त्या तेच बाहेर होत आहे. अशी परिस्थिती आहे. कितीतरी लोकांचे या ठिकाणी जीव जात आहेत. तर हा रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न आपल्या सहज शक्य आहे. साहेब या ठिकाणी 800 ते 900 PLP गेल्या 8 ते 10 वर्षापासून बांधून सरत आहे. पण आपल्या स्थानिक आमदारांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही. जर त्या रोडवरणी होणाऱ्या लोकांना त्या ठिकाणी घर दिलं तर ते रस्ता रुंदीकरण आपोआप होईल आणि आपला मार्ग सुकर होईल असं मला वाटतं. साहेब आता फॉरेस्टच्या विषयाबद्दल, बाकी सुविधांच्या विषयाबद्दल माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त जाण आहे. त्यामुळे जास्त मी आता काय भाषण करत नाही, की आता थोड्याच वेळात वायकर साहेब या ठिकाणी येतील. बराच वेळ तुमच्याशी बोलायचं होतं. आज थोडंच का वेळेला मला बोलता आलं. त्यामुळेही मी जेव्हा आपल्याशी भेटेल त्यावेळेला सगळ्या या मूलभूत प्रश्नावरती आपण विषय मांडूया. तत्पूर्वी मी रजा घेण्यापूर्वी एक छोटं 2 शब्द मी निर्मल साहेबांच्या बाबतीमध्ये बोलू इच्छितो. आप सब मुझे जानते हो ना, मक्काना मेरा नाम अरुण तुर्वे है. मैं रहने के लिए डोंगर पे ही हूँ, डोंगर के बाहर नहीं हूँ. मेरा बचपन डोंगर पे चला गया, सबका चला गया. लेकिन आज अगर सही समय पे अगर अपन सही दामन पकड़ते हैं तो अपन सही दिशा की ओर चल रहे. आज तक अपन ने जो भी दामन पकड़ा यहाँ वहाँ हिट गए, लेकिन जो 5-6 साल पहले जो दामन पकड़ा वो तो हमें पूरा गड्ढे में डुबो दिया. अगर वहाँ से हमें बाहर निकलना है तो जैसे संजय भैया जी ने अभी जो मीटर का जो निकाला हुआ है वो भी सबसे बढ़िया एकदम वो तरीका है. अभी सबके हिसाब से जो मीटर का लाइन है जो भैया अभी अपने सबको देने वाले हैं, तो वो जो फॉरेस्ट का जो बात चल रहा है ना, जो बोल रहे हैं बीच में कि संजय भैया ने लाइट का जो फॉर्म भरा उसके वजह से हम सबको नोटिस आ रही है, वो पूरे गलत बात है. क्योंकि कोर्ट में जो लड़ाई हम घर के लिए लड़ रहे हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं, वो विनायक भगत है, दामोनगर में रहते हैं. उन्होंने PI दाखिल किया था कि उन्होंने 97 का जो कोर्ट का ऑर्डर था वो ऑर्डर के हिसाब से 18 महीने में हमें घर मिलना चाहिए था, वो हमें मिला नहीं. इस वजह से उन्होंने कोर्ट में सिर्फ इतना पूछा कि कोर्ट ने अगर 18 महीने में घर देने का वादा किया था तो आज उसको 20-25 साल हो गए, उन्हें घर क्यों नहीं मिल रहा है. इसके लिए कोर्ट ने हरकत में आके उनको बोला गया है कि 2011 तक जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है, पहले कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जिसका पैसा भरा हुआ है उन्हें मिलेगा, लेकिन कोर्ट जो सरकार का ऑर्डर था कि 2011 के लोगों को घर मिलेगा और उसके तहत ये काम चालू था. तो कोर्ट ने उनको, सरकारी वकील ने कहा कि 2011 के लोग उनको भी घर मिलेगा, लेकिन जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा.
उनका क्या हुआ? तो वही सवाल है संजय भैया से भी पूछना चाहता हूँ मैं। आज मीटिंग में आने का मेरा यही मकसद था कि 2011 के लोगों को सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है कि तुम्हें घर मिले बिना यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जो अभी बाकी बचे हुए अपने दोस्त यार है, अपने भाई बहन रहते हैं, उनका क्या होगा? वो वही सवाल लेके मुझे यहाँ मीटिंग में आना था, मैं आया हूँ और संजय भैया से अपन सवाल करेंगे इस बारे में। और जो लाइट का जो मुद्दा चल रहा है वो बहुत बढ़िया मुद्दा है। अगर अपन उस काम में अगर सफल होते तो हमारे लिए एक पुरावा हो जाएगा कि हम यहाँ के स्थायी नागरिक है। अगर नहीं होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो हमें सबको एक होके इस अगर अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें हम सबको शामिल होना है और उस शामिल होने के बाद होने से साथ में चलना भी है, क्योंकि उसमें रुकावटें बहुत आएंगी। रुकावटें बहुत नहीं, रुकावट एक ही रहेगी। अभी सबको पता है अपने वार्ड नंबर 42 में आज तक पानी और लाइट ये दोनों बातों पे बहुत सियासी राजकारण होते रहता है, सियासी सरजमा। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो डोंगर के लोग हैं यहाँ लाइट और पानी के लिए एक दूसरे का पेड़ खींचते, किसी को आगे नहीं देते नहीं है। अपने नगर में भी अच्छे लड़के अच्छे युवती है जो आगे आने का ये होता रखते कि हम आगे हमारे नगर के लिए कुछ करें। लेकिन सियासतदान जो हमें 6-7 साल पहले जिसको अपने सर पे बिठाया था, जिसको दादा बोलते थे, मैं भी दादा बोलता था, लेकिन उसने जिस तरीके से हमें घुमाया फिराया, आज हमें कहाँ पे लाके रखा है? हमें वहां से बाहर निकलना है। हमें लोगों के साथ लोगों को एक होकर काम करना है। सच क्या है झूठ क्या है ये लोगों को परखना है अभी। ठीक है, अभी तक हुआ जो हुआ हम उसको पानी डाल दे, लेकिन आगे जो तरीका आएगा वो सही दामन पकड़ो, सही बात को समझो। अगर झूठ है तो सही जगह पर उनको बोले भाई झूठ है ये नहीं हो सकता। ये हम भी अनाज ही खाते, तुम्हारे जैसा फाइटर में खाते नहीं कि अब क्यों आओगे हमको झूठ पे झूठ बोलोगे। उसके आगे भी कुछ है कि नहीं? आज भी मैं फॉरेस्ट ऑफिस में गया था, आज बहुत से लोग आए थे जो इतने बूढ़े औरत लोग आए थे, आज उनके पास कुछ है ही नहीं, पुरावा नहीं उनके पास। क्योंकि अपन तो आए, अपन ने बनाया, उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये कहा हम लोग यहाँ पानी भरते थे वहाँ पानी भरते थे, बस पूरा पुरावा कहाँ है? आज अपने पास पुरावा नहीं है, उनके पास है 17, 18, 19, 20 का। तो उसके लिए अगर संजय भैया कुछ कर सकते हैं तो बढ़िया बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ा मुद्दा यही मेरा रखने का था कि जो आगे 11 तक के लोगों को सरकारी संरक्षण है, उसके आगे जो लोगों का होगा उसके लिए संजय भैया से मार्गदर्शन करना चाहूंगा। फिर उसके बाद अपन सवाल वापस पूछा जाएगा। सर्व माता भगिनी आणि माझे मित्र मामा काका सर्वांना माझा जय महाराष्ट्र। आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहे तर आम्ही कोणाला हे नाही सांगितलं की या ठिकाणी हळदी कुंकू आहे या कोणता कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमासाठी ही लोक एवढी जमा नाही झाली आहे, या ठिकाणी ही लोक जमा झाली आहे तर आपल्या मूलभूत प्रश्नांसाठी, आज वन विभागात आलेल्या नोटिसांसाठी आणि आम्ही भरलेल्या अदानीच्या फॉर्मच्या विरोधात जे लोक अफवा पसरवत आहेत, जे अनधिकृत बांधकाम बांधणारे इकडे कार्यसम्राट आमदार जे आहेत ते आमच्या विरोधामध्ये ते बोलतात की तुम्ही फॉर्म भरले, लोकांना फिरून फिरून सांगतायत तुम्ही फॉर्म भरले म्हणून तुम्हाला या नोटिसा आल्या आहेत। तर असं काय आहे का? आपण फॉर्म भरले आणि त्यामुळे तुम्हाला नोटिसा आल्या आहेत का? असं काय तुमच्या मनामध्ये आहे काय? तर इकडे सांगा साहेबांच्या समोर आहे काय? तो हो या नाही तर बोला। कोणाचंही घ्या तोडणार नाही। या आमदार साहेबांनी जे अनधिकृत बांधकाम केले आहेत ना दिंडोशी मध्ये आणि जे भूमाफिया बसवलेत ना त्यांच्या विरोधात कारवाई होणार। 2020च्या नंतरच्या घरांवर आपल्या घरांवरती कारवाई होणार नाही। हे तुमच्या डोक्यातलं जे आहे ना ते बाहेर काढून टाका। आपले जे गोरगरिबांचे नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत, संजय विरभम साहेब, यांना ज्या दिवशी कळालं ना की तुम्हाला नोटिसा येत आहे त्याच दिवशी साहेबांनी वन विभागामध्ये फॉरेस्टचे ऑफिसर आहेत त्यांच्याकडे मोठी एक मीटिंग घेतली आणि त्यांच्याकडे गवाही घेतली की तुम्ही कोणाचंही घर तोडणार नाही। त्यांनी आणि आम्हाला गवाही दिली, आम्ही सगळीकडे बॅनर लावले की कोणाचंही घर तोडणार नाही असं साहेबांनी गवाही घेऊन आले तिकडनं। आणि कोणाचं घर तोडलंय का? तोडतायत का? कोणाचं काय तोडतात ते आता साहेब उत्तर देतील, पण मी फक्त एवढं बोलतोय हे सगळे प्रश्न हा माईक आहे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार ज्या वेळेला आपले नेते जेव्हा बोलतील ना आणि आपले खासदार साहेब
ज्याला तुमची जाण आहे ते येत आहेत आज तुमच्यासाठी, तर त्या सगळ्यांच्या समोर माहीत तुमच्या सोबत आला, तुम्ही त्यांना प्रश्न उत्तर करा. मी फक्त एवढंच तुम्हाला सांगतो, आपले 7 रुपये युनिटची लाईन आपल्याला भेटणार आहे आणि त्या आपापले वन जमिनीवरील सर्व आपल्या माता भगिनी तसेच बंधूंना आज निरुपम साहेब हाल दिले आणि कित्येक वर्षाचा प्रलंबित काम आहे की ते जोराने काम करत आहेत आणि आज सरकार आहे आणि एवढा मोठा जनसमुदाय यांच्या आशेवर राहिलेला आहे की त्यांचं काम ते नक्की करणारच. एवढ्या वर्षाचे त्रास झालेले आहे, ते त्रास तुम्हाला दूर होणार आणि अतिशय चांगला अशा कुठे असतील ना पुढच्या टायमाला घेऊन घ्या आणि काही जरी अडचणी असेल तर आमचे जे विभाग प्रमुख आहेत, आम्ही आहोत आणि इतरही लोक आहेत, त्यांना तुम्ही भेटून काही तुमच्या समस्या असतील तर सांगा आणि हे तुमचं काम होणार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या आम्हा लोकांना आज दुःख होते आणि सर्वात जनतेला जर खरोखर झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे दुःख सुख जर कोणी बघणारा माणूस आहे ते संजय निरुपम साहेब आहे आणि त्यांच्याबरोबर आमचे खासदार सुद्धा आहेत आणि आमचं सगळे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा सपोर्ट आहे, त्यांना आमचं सर्वच कार्यकर्ते आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. आणि हे जे आपलं मीटरचे काम आहे जो अभी कुछ लोग यहाँ पे हिंदी भाषी के तो कुछ हिंदी में भी बोलता हूँ कि आज यहाँ पे जो आपका जो भी अपना काम है, लाइट का है, नल का है, रास्ते का है, वो काम आपका जरूर होगा. लेकिन कुछ लोग गलती से आप लोग के अंदर फूट डालना चाहते हैं, उन लोग से आप लोग सावधान रहना चाहिए और उन लोग का हमेशा हम लोग भी उसके लिए आपको हमेशा सहयोग देना चाहिए. दूसरे का सुनकर अपने ने मतभेद नहीं लाना चाहिए. तो अपना झोपड़पट्टी निरुपम साहब खड़े रहेंगे और हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे. हमारा घर कोई हटा नहीं सकता है. अगर बहुत से ऐसे कारण है जहाँ संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ आदमी रहता है वहाँ पे उसको रास्ता लाइट रहने का सुविधा होना चाहिए. ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है. अगर कुछ लोग बोलते हैं जगह हमारी है, जगह हमारी है, तो मैं तो इतना कहूँगा क्योंकि मेरे पास इनका बहुत सा प्लान था. पहला मैं भी कोई एक कॉन्ट्रैक्टर था बीएमसी का, उस टाइम पे मेरे पास इस जगह के प्लान थे, लेकिन ये हमारे भगवान पुराने किधर गाज किया पता नहीं. ये जगह ऊपर की जगह जो बोलते फॉरेस्ट हमारी है, वो फॉरेस्ट की जगह नहीं है और उनके पास वो प्लान अभी तक नहीं है कि ये जगह उनकी है. उसके लिए अगर सब लोग अगर उनके साथ अगर संजय निरुपम साहब के साथ में अगर खड़े रहेंगे, अगर उन्होंने अगर उनसे जवाब पूछा तो सारी जनता का सारा मसला वही से हल हो जाएगा और सबके घर सलामत रहेंगे. लेकिन एक बात इसमें फिरती है, एक बात ऐसी है कि फॉरेस्ट वालों ने ही कुछ ऐसे घर बनाए हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट वाले ने खुद लोगों को अभी नए लोगों को बिठाकर उनसे अब उनके पास कोई पुरावा नहीं, तो पुरावे के ऊपर अपने लिए उन लोगों ने जो अपने पीछे जो डेमोक्रेशन का जो लगा है, इसके लिए कुछ लोग उन्होंने खड़े किए हैं, उनके दलाल लोगों ने. उसके लिए आप उनको सावधान रहना है. इतना बोल के मैं यही जरूर हूँ जय जवाब. इसके गवाह इसके भुक्तभोगी हम सब हैं, लेकिन बोलने का, उस चीज से लड़ने का वो हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा. आप एक सोचिए कि ये सभा जिस किसी कारण से हमने सम्मान्य संजय निरुपम जी को उस विधानसभा भवन तक पहुंचा न पाए, लेकिन फिर भी जोश देखिए. इन्होंने पहले ही कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं, चुनाव हारा हूं लेकिन हिम्मत, वो दिखा कि नहीं आपको? वो एक हारा हुआ उम्मीदवार का इतनी भीड़, इतने एग्रेसिव, इतने उत्साह होकर आता है क्या? वो किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए, किसके लिए आए? एक बार जोरदार ताली हमारे सम्मानित संजय निरुपम साहब।
आज विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए जब ये विषय हमारे झोपड़पट्टी का था, तब उन्होंने चुनाव के दरमियान कहा था कि ये लोग मेरे हैं, मैं जीतूं या हारूं लेकिन मैं आपका काम करके दूंगा। वो नेता हमारे बीच में है या नहीं है? आज जिस विषय को लेकर हमारे लोगों को डराया जा रहा है कि आपने कई प्रकार के भ्रम सुने होंगे कि हमने फॉर्म भर दिए, हम मीटर लगाना चाहते हैं तो हमारे घर तोड़ जाएंगे। अरे भाई साहब, आप अधिवेशन में इन बातों को उठाते हो कि हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या बिजली मूलभूत सुविधा नहीं है? क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो भाषण होते हैं केवल अधिवेशन तक रह जाते हैं, विधानसभा सदन तक रह जाते हैं, और जब उसे पूरा करने का मौका आता है, जब वो लड़ाई आपको लड़नी होती है, तो आप कहते हैं उनको कैसे मिलेगी बिजली? एक शख्स अपने सारी जिम्मेदारियों को एक तरफ रखते हुए हमारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाता है और उस मीटर के लिए, उस घर के लिए, उस पानी के लिए, आपके घर को पक्का करने के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उनके विरोध में एक संख्या बहुत तैयार की जाती है। देखिए सम्मान्य साहब, निरुपम साहब, ये जनता का प्रेम है, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। रोक सकते हैं क्या? इन्हें आपके छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में जो आपने ये लड़ाई लड़ी है, उसे जीतने में आप सबका साथ लगेगा। आप सभी भ्रमों को छोड़कर, सभी विरोधियों को छोड़कर आपका एक मकसद है कि आपके घर में आपका हाथ का मीटर लगना चाहिए। आपको सारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके बारे में मात्र अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें तारीख मिली है। अभी तक कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए पिछले कई सालों में देखा जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो तड़प है ना, उसे पूरा करने का वक्त आया है। आज के इस प्रमुख कार्यक्रम में जो प्रमुख वक्ता हैं हमारे सम्माननीय संजय निरुपम साहब, उस तमाम बिंदुओं पे आप सबसे खुलकर बात करेंगे, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक भ्रम का एक मायाजाल रचा जा रहा है। लेकिन आपको इन सब चीज में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सम्माननीय निरुपम साहब मैदान में हैं और जो विषय आपसे जुड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। हमने इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रखना है। साथ ही हम देख रहे हमारे बीच विभाग प्रमुख गणेश शिंदे जी, ये भी लगातार हर कार्यक्रम में प्रोत्साहन देते हैं। इनका भी एक मकसद है कि हमारे आम जनता को जो अभी तक मात्र सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, वो आश्वासन न रहे, उसे पूरा किया जा सके। ये हॉल भी कम पड़ जाएंगे 10 आधे घंटे के बाद, भैया लोग बाहर तक दिखेंगे अभी आपको। ये लोगों का प्रेम है, लोगों का उत्साह है आपके प्रति। मैं चाहूंगा तमाम बिंदुओं पे मुख्य वक्ताओं से हम समझेंगे कि अभी तक जो माहौल हुए हैं, आगे होने वाले क्या लाभ हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या हमें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे घर तोड़े जाएंगे। निरुपम साहब ने सबसे पहला वन क्षेत्र के मुख्य अधिकारी से बैठक ली, जिसके साक्षी हमारे कई साथी हैं। पूरी एक कमेटी है जिसमें सभी हमारे लोग गए थे। वन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोई भी घर को तोड़ेंगे नहीं, वो भी किनके बोलने में? सम्माननीय संजय निरुपम साहब के लिए जोरदार तालियों की। ये लड़ाई आपकी थी, इन्होंने बीड़ा उठाया, पहुंचे, और वो सब लोगों ने तस्वीर देखी या नहीं देखी? आपने वो तस्वीरें देखी या नहीं देखी? आज भी सारी जगह बैनर लगे हुए। ये होता है खुला काम। अगर हमने काम किया है तो हमने लोगों को दिखाया है। आप बंद कमरे मीटिंग करके आ जा रहे हो, आप हमारे ही स्टेटमेंट को दोहरा रहे हो। आज की जनता होशियार है, पढ़ी लिखी है, आपको सारी चीजों का अनुभव, सारी चीजों का ज्ञान है। मैं चाहूंगा कि जो पीड़ा हमने उठाया है, जो साथ हमने अभी तक दिया है, वो आगे भी देंगे। और सम्माननीय निरुपम साहब, मैं आपको गवाही देता हूँ, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स आपका है। इस लड़ाई में हर आदमी आपके साथ है, और हम पीछे हटेंगे क्या? हम डरेंगे क्या? ये घर का मुद्दा है, मीटर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, शौचालय का मुद्दा है, हम लेंगे या नहीं लेंगे? मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए सम्मानीय हमारे मित्र अमित स्वामी जी वो आगे